स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन विद प्राची चैनल में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कैसे हम प्रयोग करते हैं क्रिया का। देखिए, क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है। किससे? क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। क्या होता है अर्थ? करना। अतः जिन शब्दों में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और किस धातु से बना है? तो क्रि धातु से बना है। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, रश्मि को दौड़ना पसंद है। क्या? दौड़ना। तो दौड़ना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया। अब अगला देखिए, तनु का भोपाल जाना तय है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर भोपाल नहीं जाना क्रिया है। क्या क्रिया है? जाना। रश्मि का तनु का भोपाल जाना तय है, तो यहाँ पर जाना क्रिया है। अगला है, मोहन खा रहा है। मोहन खा रहा है। क्या कर रहा है? मोहन खा रहा है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाना, मतलब खा रहा है, यही काम हो रहा है। तो खा यहाँ पर हो जाएगी क्रिया। आइए जानते हैं धातु के बारे में। देखिए, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसके? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। किससे? धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है तथा मूल धातु के साथ प्रत्यय का योग होता है इसमें। देखिए, धातु वह मूलांश शब्द है जिसमें विकार होने से या प्रत्यय जोड़ने से बनता है। किससे? विकार अर्थात परिवर्तन होने से या प्रत्यय जोड़ने से बनता है। आइए धातु रूप को समझते हैं थोड़ा। देखिए, मूल धातु के साथ प्रत्यय का योग होने के आधार पर इसके निम्न भेद हैं। मूल धातु के साथ प्रत्यय का योग होने पर अर्थात प्रत्यय का जुड़ना, इसके आधार पर इसके निम्न भेद हैं। तो इसके 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, सम्मिश्र या यौगिक धातु। कौन सा? सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, सम्मिश्र या यौगिक धातु। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में विस्तार रूप से। देखिए, पहला है सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर। किसमें? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाती है, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाती है वही सामान्य धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? सामान्य धातु। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, वहाँ पर क्या क्रिया थी? खा, वो खा रहा था। यहाँ पे खा क्या है? मूल धातु में। अब इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा खाना। क्या हो जाएगा? खाना। तो यह हो जाएगी सामान्य धातु। इसका उदाहरण जानते हैं कुछ। देखिए, यहाँ पर है चलना। इसका मूल धातु क्या है? चल। इसमें ना प्रत्यय लगा है तो ये हो गया चलना। अगला है लिखना। इसका मूल धातु है लिख, तो इसमें ना प्रत्यय लगा है तो इसे हो गया लिखना। और है सोना। ऐसे और भी आप बना सकते हैं। आइए जानते हैं व्युत्पन्न धातु के बारे में। देखिए, व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु अथवा सामान्य क्रिया में सामान्य धातु क्या है? चलना, खाना, सोना, जागना, ये सब सामान्य धातु। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से सामान्य धातु बनता है। सामान्य धातु अथवा सामान्य क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न धातु। इन्हें हम प्रेरणार्थक धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक धातु। आइए इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है धातु। देखिए, ये जो है मूल धातु है, इसके नीचे सभी, इसके नीचे सामान्य धातु, और यहाँ पर व्युत्पन्न धातु को हम 2 भागों में लेते हैं, प्रेरणार्थक प्रथम और प्रेरणार्थक द्वितीय। देखिए, मूल धातु खा है। क्या है? अब इसमें हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये सामान्य धातु हो जाएगा। तो खा में ना प्रत्यय लगाए तो ये हो गया खाना। अब देखिए, व्युत्पन्न में प्रेरणार्थक जब हम कोई काम कराते हैं तो हो जाता है खिलाना। करते हैं तो हो जाता है खिलाना। लेकिन जब वही काम किसी और से करवाते हैं तो उसमें खिलवाना हो जाएगा। देखिए, जब हम करते हैं तो उसमें आना जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आना जुड़ता है। और जब करवाते हैं तो वाना जुड़ता है। क्या जुड़ता है? वाना। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये प्रेरणार्थक प्रथम में जुड़ता है और ये प्रेरणार्थक द्वितीय में जुड़ता है। आना जो है प्रेरणार्थक प्रथम में, वाना जो है प्रेरणार्थक द्वितीय में। आना जब हम कार्य करेंगे तब जुड़ेगा, और वाना जब हम कार्य करवाएंगे तब जुड़ेगा। अब देखिए, लिख मूल धातु है क्रिया का। इसका सामान्य धातु लिखना,
अभी लिखाना और इसका प्रेरणार्थक द्वितीय हो जाएगा लिखवाना। अगला है मूल चल, ये चल क्या है, मूल धातु है, इसका सामान्य धातु चलना, चलाना और चलवाना हो जाएगा। अगला है सो, सो मतलब सोना, सो इसका मूल धातु है और सामान्य धातु क्या हो जाएगा, सोना। और जब ये काम करते हैं तो सुलाना, और इसका करवाएंगे तो हो जाएगा सुलवाना। क्या हो जाएगा, सुलवाना। ऐसे और भी आप बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं यौगिक धातु के बारे में। देखिए, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को मूल रखते हुए, मूल में रखते हुए उसके साथ आना, देना, करना या होना शब्द जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, क्रिया। वे सम्मिश्र धातु या यौगिक धातु कहलाती हैं। जैसे कोई काम हम करते हैं तो काम हो आना या काम होना ना, ये सब अगर आना, देना, करना, होना शब्द जोड़ जाए तो वो सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। इसको एग्जाम्पल से जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, काम करना, क्या है, काम करना, करना आ गया साथ में, ये नाम होना ना, कहते हैं नाम हो गया उनका, तो ये नाम होना, होना साथ में आ गया इसके। अब काम आना कहते हैं वो तो मेरे काम आ गया, तो आना यहाँ पर भी साथ में आ गया। तो ये सब क्या है, जहाँ पर आना, देना, करना या होना शब्द आ जाए वहाँ पर सम्मिश्र धातु या यौगिक धातु हो जाती है। आइए जानते हैं क्रिया के प्रकार। कि देखिए, कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। आइए आगे जानते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में विस्तार से। देखिए, जिस क्रिया के साथ, किसके, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म अर्थात कार्य, जिस क्रिया के साथ कर्म या कर्म की संभावना हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी, देखिए जहाँ पे काम होगा या काम होने की संभावना होगी वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे मोहन खाना खाता है, अब मोहन क्या करता है, खाना खाता है, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है। राम पढ़ता है, क्या करता है, राम पढ़ता है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद, दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन सी, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आइए जानते हैं पहले एक कर्मक क्रिया के बारे में। देखिए, जब वाक्य में क्रिया के साथ, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, कितना, एक ही कर्म, इसके नाम से भी आप जान सकते हैं, इसका क्या नाम है, एक कर्मक क्रिया। और जब क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, प्रयुक्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, मैंने गाना गाया, यहाँ पर एक ही काम हो रहा, मैंने क्या किया, मैंने गाना गाया, एक ही काम हो रहा है, तो यह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। माली फूल तोड़ता है, या भी माली क्या करता है, माली एक ही काम कर रहा है, फूल तोड़ रहा है, और यहाँ पर कर्म भी हो रहा है, तो एक ही कर्म हो रहा है यहाँ पर, तो यह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। ओम घंटी बजाता है, ओम अभी क्या कर रहा है, घंटी ही बजाता है, तो यह एक ही काम कर रहा है और यह एक ही काम हो प्रयुक्त है इसमें, तो यह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। आइए जानते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों, कितने, दो। अब देखिए, इसका नाम था एक कर्मक, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि इसमें एक कार्य, और द्विकर्मक में दो कार्य। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण में दो कार्य साथ हों। अब यहाँ पर हम, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, अब यहाँ पर दो क्रिया होनी चाहिए, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, क्या किया, यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे दो हैं। अब इसमें पहला देखिए, इसमें दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौड़ कर्म। कौन सा, इसको आप मान लीजिए मुख्य कर्म है और दूसरा ये है गौड़ कर्म। अब देखिए, मुख्य कर्म इसमें क्या है, पत्र लिखना, क्या है, पत्र लिखना है मुख्य कर्म, और गौड़ कर्म कौन है, पिताजी, पिताजी क्या है, गौड़ कर्म। अगर हम गौड़ कर्म को हटा भी दें तब भी यह सही होगा। मैंने पत्र लिखा,
यह वाक्य तब भी सही है, मैंने पत्र लिखा। लेकिन अब इसमें अगर मुख्य कर्म हटा देंगे तो यह वाक्य पूरा नहीं होगा। अब इसमें पत्र को हटा दें तो यह हो जाएगा मैंने पिताजी को लिखा। क्या लिखा मैंने पिताजी को, तो यह वाक्य पूर्ण नहीं है। तो इसलिए इसमें दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, दूसरा गौड़ कर्म, और यह दोनों मुख्य कर्म जरूरी होता है। अब देखिए अगला, मोहन ने राम को पुस्तक दिया। अब पुस्तक इसमें क्या है, मुख्य कर्म है, पुस्तक क्या है, मुख्य कर्म है। और कौन है, गौड़ कर्म कौन है, राम। राम कौन है, गौड़ कर्म है, राम गौड़ कर्म है। अब देखिए अगर इसमें से हम मुख्य कर्म को हटा देंगे तो यह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। मुख्य कर्म को हटा देते हैं, पुस्तक को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा मोहन ने राम को दिया। मोहन ने राम को क्या दिया, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें से इस गौड़ कर्म को हटा देते हैं राम को, तो मोहन ने पुस्तक दिया, मोहन ने पुस्तक दिया, यह वाक्य पूर्ण है। तो यहाँ पर मुख्य कर्म का होना बहुत जरूरी है। देखिए और दो कर्म भी हैं, यहाँ पर दो कर्मक क्रिया है तो दो कर्म भी हैं, एक मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। एक कर्मक में केवल मुख्य कर्म होता है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। मिठाई क्या है, मुख्य कर्म है, और भाई क्या है, गौड़ कर्म। तो अगर मिठाई यहाँ से मुख्य कर्म को हटा देंगे तो ये बहन ने भाई को खिलाई, बहन ने भाई को क्या खिलाया, स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुख्य कर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से हम गौड़ कर्म को हटा देते हैं तब भी यह वाक्य पूर्ण, बहन ने मिठाई खिलाई, यह वाक्य पूर्ण हो रहा है, पता चल रहा है कि बहन ने मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे हम मुख्य कर्म और गौड़ कर्म दोनों का होना बहुत जरूरी होगा। तो ये हमने जाना सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जो है एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म, पहला मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। मुख्य कर्म का होना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं हम अकर्मक क्रिया के बारे में। देखिए अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर निर्भर करता है। उसका फल किस पर निर्भर करता है, कर्ता पर। आइए इसको उदाहरण से जानते हैं। देखिए इस यहाँ पर उदाहरण है, कुत्ता भौंकता है। तो भौंकता क्या है, कुत्ता, कुत्ता क्या है, कर्ता है। तो यह कर्ता पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, कर्ता पर। अब कुत्ता भौंकता है तो भौंकता जो है कर्ता पर डिपेंड है, फल जो है कर्ता पर डिपेंड है। अब देखिए रमा नाचती है, तो नाचती क्या है, फल है, और रमा क्या है, कर्ता है। तो इसका जो है ये नाचती रमा पर डिपेंड कर रहा है, इसका फल जो है कर्ता पर डिपेंड है। तो यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया और इसके साथ कर्म नहीं होता है। आई होप आप सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग क्रिया के बारे में और विस्तार रूप से जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप देखिएगा पूरा वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।